मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। और प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़ के साथ मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ा निगार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन, अब से कुछ ही देर बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद 6 सितंबर का आगाज़ हो जाएगा और 6 सितंबर वो दिन है जिसे हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। हर साल इस दिन को मनाया जाता है और हम याद करते हैं 1965 के उस दिन को, 6 सितंबर के उस दिन को, जब इस वतन की हिफाजत के लिए, इसकी सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे जांबाजों ने, हमारे जवानों ने, पाक फौज के जवानों ने अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत अपनी जिंदगियों पर खेलकर अपनी जानों की नजराने दिए और इस वतन को बचाया। और वो दिन कैसे हम भूल सकते हैं। आज हम न सिर्फ उस दिन को याद करते हैं बल्कि उसके बाद भी जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो सिलसिला जो है वो चलता रहा और उसके लिए पाक फौज ने जिस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश किए, उन तमाम शहीदों को आज हम याद करते हैं। इससे पहले कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, एक शहीद का जिक्र करूं, उससे पहले मैं चाहूंगी कि इम्तियाज़ गुल साहब जो है वो आज के दिन के हवाले से, क्योंकि ये दिन इतना इम्पोर्टेंट है, वो जो जज्बा है मोहब्बत का वो उभर उभर के इस वक्त मौजूद होता है दिलों में। इम्तियाज़ साहब, मैं चाहूंगी कि आप कुछ कमेंट कर दीजिए, फिर हम चलें इस तरफ। जी, मैं बड़ा एक जज्बाती दिन होता है ये जी। अब मेरी ज़िंदगी में तो खैर इसकी कोई दोहरी अहमियत है कि ये 6 सितंबर मेरा यौम पैदाइश भी है। अच्छा, ये तो फिर बड़ी डबल एक तरह से जी बड़ी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक जज्बा है वतन के मुनासिबत से का, जी, और जितना हमने बचपन से हम पढ़ते आए, सुनते आए, उससे बहुत ही इंसान को एक लगाव सा, उनसा होता है। एंड देन यू फील वेरी एक्साइटेड जब इन चीज़ों का जिक्र होता है। मुझे अभी भी याद है GHQ में यौम शहदाई की एक तकरीब थी और जनरल राहील शरीफ उस वक्त फ़ौज के सरबराह थे और इसी यौम शहदा के सिलसिले बहुत बड़ी तकरीब थी। उसमें शहदा की बेवाएँ आईं, उनके बच्चे भी थे। जी। और आज तक मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक मौके पे एक बड़ा वो मशहूर गाना था, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। जी, बिल्कुल। वो जो ही जब चलना शुरू हुआ उस दौरान ही एक शेर पढ़ा और इत्तेफाक था कि कैमरा उस वक्त राहील शरीफ साहब के ऊपर चला गया और मेन स्क्रीन पे हम सब देख रहे थे वहाँ बैठे हुए। तो एक दो अल्फाज का जिक्र हुआ और जनरल राहील शरीफ ने ऐसे किया, तो उससे ये पता चल रहा था वो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था मेरा उससे चंद महीने पहले। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये तकरीब हुई और हमने देखा कि जनरल शरीफ ने ऐसे किया, तो पता चला कि वाक़तन किस तरह उनको भी अंदर से जाके ये दुख लगा, महसूस हुआ कि पूरी आर्मी को उसने, पूरी कौम को किया। तो ये मेरी यादें हैं 6 सितंबर के साथ, चाहे वो फ़ौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ हैं या फिर हमारी अपनी ज़िंदगी के साथ। आपकी ये यादें हम चाहेंगे कि हम शेयर करें आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चंद अशार से मैं आगाज़ करूंगी और हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी फैमिली की तरफ जो शहीद के वालिदैन हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज में खराज तहसीन पेश करने की कोशिश करते हैं, अपने शहदा को अपनी मोहब्बतें, अपनी अकीदतें ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी की कुर्बानी नहीं है, ये पूरे पूरे ख़ानदान की कुर्बानी है। ये उस माँ की कुर्बानी है जिसने बचपन से लेके जवानी तक न जाने कितने ख्वाब उस बेटे से वाबस्ता किए होते हैं, कितने ख्वाब देखे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। ये उस बाप की हसरतों की कुर्बानी है जो उसने अपने बेटे के हवाले से उसके दिल में होती हैं लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाती। ये उन मासूम फूलों, मासूम बच्चों की कुर्बानी है कि जिनके सरों से हमेशा के लिए उनके बाप का साया छिन जाता है। और ये उन बेवाओं की कहानी है, उन बेवाओं की कुर्बानी है कि जिनका जो सहारा है वो हमेशा के लिए उनसे छिन जाता है। सो आज हम कुछ ऐसी ही एक ऐसी ही माँ और एक ऐसे ही बाप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, बल्कि उनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी होती हैं वो माएँ, कैसे होते हैं वो बाप जिनका इतना हौसला होता है,
جو اپنی حسرتوں اپنی پوری جو زندگی کی جمع پونجی ہے وہ ماں قربان کر دیتی ہے اس وطن کی مٹی کے لیے، اور وہ باپ کہ جب اسے اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو اس کے لبوں پر اللہ کا شکر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ کیا حوصلہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہمت ہے، یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اس وطن کی مٹی کے لیے، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کس طرح کے لوگوں کو یہ رتبہ بخشتا ہے۔ ہم آج بات کریں گے لیفٹیننٹ کرنل زاہد عباسی صاحب سے، ہم نے بلکہ گفتگو کی ہے اور مسز روبینہ زاہد صاحبہ جو کہ والدین ہیں شہید کیپٹن عمیر عبداللہ عباسی کے، 27 جنوری کو شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں ضرب عضب کے آپریشن کے دوران آخری آپریشن میں پہلے آفیسر کے طور پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور یہ ان کی جو جذبات ہیں، ان کی جو فیلنگز ہیں، وہ آج میں چاہوں گی کہ آپ سے شیئر کروں۔ میں نے ان سے گفتگو کی ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ زاہد محمود عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مسز روبینہ زاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے بحیثیت والدہ کے مسز روبینہ میں جاننا چاہوں گی کہ ایک ماں جس کو یہ معلوم ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو فوج میں بھیجتی ہے کہ، اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں جس طرح کے حالات رہے ہیں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کبھی بھی، اور پھر آپریشنز ہو رہے تھے، ظاہر ہے ہم ایک طرح کی حالت جنگ میں تھے، تو آپ کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اور پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ خود چاہتے تھے فوج میں جانا، کیونکہ ظاہر والد صاحب بھی فوج میں تھے، یا والد صاحب کی خواہش تھی، آپ لوگوں کی خواہش تھی؟ بس یہی جذبے ہیں، یہی جو آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ ہم جیسی ماؤں کو وہ تقویت دیتے ہیں، وہ قوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فوج آرمی میں بھیجتے ہیں اور ان کی شہادت کو ایک باعث فخر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ شہادت تو ہے ہی ہے، اور یہ شہید کوئی ابھی سے نہیں ہے، یہ ہمارے بہت جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ مائیں قربانی دیتی آ رہی ہیں، ماؤں کے بچے بھی قربانی دیتے آ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ بچپن سے یا ان کو شوق تھا یا مجھے شوق تھا، شوق ان کو بھی تھا، وہ اپنے والد سے بہت انسپائر تھے، اور جب یہ یونیفارم پہنتے تھے اور اس طریقے سے، تو وہ دونوں کو شوق تھا آرمی میں جانے کا۔ اور ماشاءاللہ آپ کے دوسرے بیٹے بھی آرمی میں ہیں، میں یہ بھی بتاتی چلوں، اور ماشاءاللہ میجر ہیں۔ جی، اور مجھے بھی بہت شوق تھا کہ یہ دونوں آرمی میں جائیں۔ میں چاہوں گی کہ بچپن کے بارے میں بتائیں ذرا عمیر کہ کیسا بچپن تھا؟ عمیر میرے بہت کلوز، ہاں، تو بیسیکلی ہی واز کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور شکر الحمدللہ مجھے اپنے بیٹے کی اس قربانی پہ فخر، میں اس وقت بھی الحمدللہ کہا، ابھی بھی الحمدللہ کہوں گا، اور دشمن کے آگے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس ٹائم کے بیچ میں بھی جب میں شہید کے، میں جنازہ بھی نہیں کہتا ہوں جو کہ شہید زندہ ہے، جب بشار کور ہیڈ کوارٹر میں مجھے اس وقت کے چیف آرمی اسٹاف جنرل رئیس شریف صاحب نے بتایا کہ آئی ایس پی آر سے 2 باتیں آپ یو وڈ لائک ٹو اسپیک سم تھنگ ود دی آئی ایس پی آر پیپل، آئی سیڈ یس، اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ جو 2 الفاظ بھی اس وقت شہید کو چھوڑ کے جو میری زبان سے نکلے تھے وہ اللہ نے نکالے تھے، معاملے سارے اللہ کے پاس سے، اس کی نورانی اور سلسلہ۔ یہ بیٹا ماشاءاللہ دونوں ہی اللہ کا احسان کرم، رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ بہت ڈیسنٹ، بہت بیلنس، بہت ریسپیکٹفل، ایک لمٹ تھی، جس طرح آپ نے بات کی نا کہ جی دے آر بیسیکلی چوزن پیپل، یہ سچ اور حقیقت ہے۔ شہید جتنے بھی ہیں بہت سپریم ہیں، شہیدوں کے معاملے ڈیفرنٹ ہیں، وہ کسی رینک سٹیج میں، وہ دوسری بات اس میں نہیں ہے، لیکن ٹوٹلی ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ اس حد تک فرمانبرداری، اس حد تک فرمانبرداری کہ میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا۔ میں ابھی بھی شکر الحمدللہ جس سکول میں، کالج میں بچوں کے جاتا ہوں تو میرا یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو، کامیابی ہے اس میں، اور جس نے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا اس کو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوگے، اور ایسے بھی شہید والے معلوم میں فرمانبرداری کی صرف ایک ایگزامپل دوں گا، اس طرح ایگزامپل بہت زیادہ۔ میں چاہوں گی کہ کوئی واقعہ آپ ایسا بتائیں نا جو آپ کو یاد ہو۔ دیر واز ناٹ ایون ایک سنگل ٹائم نہیں تھا کہ جب میں اپنے بیڈ روم سے ٹی وی لانچ میں یا کہیں آتا تو وہ بیٹا کھڑا نہ ہو جاتا۔ وہ اتنا خوبصورت جوان ماشاءاللہ، اور کمپیٹنٹ ہر لحاظ سے، پروفیشنلی نمبر
फेस्ट में पास आउट होने वाले सारे मामले, खूबसूरत जवान माशाल्लाह, और कभी उसने मेरे सामने कंधे जो है ना इस तरह करके नहीं बैठा, ठीक है जी कि नहीं। और जब भी मैं आता था तो ये यूज टू गेट अप। मैंने बहुत सारी दफ़ा मैं उसको बताया, मैंने कहा मैं आपका कंपनी कमांडर नहीं हूँ, सीईओ नहीं हूँ, आप कैसे इस तरह करते हो, लेकिन नहीं, उसका एक मामला था, मतलब यानी वालिद का एहतराम, उनकी इज्जत, रिस्पेक्ट। एक लिमिट। दूसरा, जब वो गुजरांवाला में पोस्टेड था अपनी यूनिट में 1424 रेजिमेंट, बहुत अच्छी यूनिट माशाल्लाह, बड़ी तगड़ी यूनिट है और बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप मोहब्बत करते हैं, पूरा मुल्क हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें किसी से, और फौज मोहब्बत करती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर 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 जो है ना वो फील्ड के लोग हमसे, वो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो मैंने गुजरांवाला उसकी पोस्टिंग थी, तो मामा से मैंने, कहते हैं बाबा मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा दूर हो जाती है यूनिट, तो इट वाज मोस्ट लाइकली विंटर, हाँ दूर हो गया, दूर है तो फिर हम लोग गए उधर। जी जी। तो मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको मोटरसाइकिल करके दूंगा ये मामला, बट विद एक कंडीशन के साथ कि जी आप हेलमेट जो है ना वो ज़रूर पहनोगे, क्योंकि वो सेफ्टी मैयर के लिए। मैं आपको बताऊं, जब 6 मंथ के बाद जब गर्मियाँ आई तो माँ के पास आके कहते हैं माँ को कि बाबा से जो है ना पूछ लें कि, फ़ोन करके इसे कहते हैं कि बाबा से पूछ लें कि गर्मी ज़्यादा हो गई है तो 5 मिनट्स लगते हैं, तो क्या मैं हेलमेट उतार दूं। अच्छा, यानी अगर हेलमेट भी उतारना है, हालांकि आपको तो पता भी नहीं चलना था कि हेलमेट उसने पहना था या नहीं पहना था, यानी इतना एहतराम की वो हद है, एक मोहब्बतों की हद थी, एक इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स की हद थी, एक जज्बात की हद थी, तो ये आम नहीं होते, ये ख़ास लोग होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसेस रुबीना, आपको भी याद होंगे, कोई एक वाकया कहना तो बड़ा गलत होगा, कई वाकयात, अनगिनत बातें होंगी, यादें तो जाहिर है एक माँ कैसे भूल सकती है, लेकिन कोई खास वाकया जो आपको याद आता हो बहुत ज्यादा, उसके हवाले से जो बहुत डिफरेंट कोई बात हो। मुझे तो वो जब उसकी पैदाइश से लेके शहादत तक एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलता, और हर वाक़या मेरे लिए बहुत ख़ास है। और लास्ट में जब वो छुट्टी आया तो ऐसी, यानी कि लास्ट से तकरीबन मेरे ख्याल में 19 दिन पहले आया था, तो उससे पहले जब आया तो ऐसे वो टैग उसने था वो, तो वो टैग मुझे उसने ये जो बताया ना, बिल्कुल ये उससे हट के थी, कि इससे पहले वो टैग बनते थे पहनता था, लेकिन ये जी कि मीरान शाह में
बेड पे बैठे हुए थे और साथ वो भी था। तो मैंने इससे कहा, मैंने कहा मुझे कुछ परेशानी सी हुई ना, तो इसकी माँ ने आगे से इसने कहा, ये माशाल्लाह इस लिहाज से ईमान यकीन में मेरे से बहुत अल्लाह पाक का करम है इस पे। तो इसने मुझे कहा कि देखें आप परेशान हो रहे हैं, आप अगर इसको शहादत या कुछ मिलना है ना किसी भी लेवल मामले में, या आना है ना अल्लाह की तरफ से एक अपॉइंटेड टाइम जो है ना वो फिक्स है, वो टाइम आना है, तो आप इसको फोर्स में कलू में बंद कर दें, इसने जाना ही जाना है, ठीक है कि नहीं। तो फिर क्यों किस लिए हम उस लिहाज पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये बात मैं आपको बताऊं, उसका करम बड़ी मुश्किल विदा है, बड़ी बड़ी हैवी हार्ट। जब बेटे को मैं लास्ट इधर छोड़ने के लिए गया कि उसने उसके बाद निकलना था गुजरांवाला से, तो मैंने जी तो मैंने एक बात सोची, मैंने उमैर ऑपरेशन मुझे पता है बहुत टफ है, और रियली स्पीकिंग बंदा सोच नहीं सकता है, ये हकीकत बता रहा हूँ कि यार एनी आओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कहता हूँ। मैंने इतना ज़रूर कहा, मैंने कहा उमैर जब वक्त आ गया ना तो फिर गोलियाँ सामने से खाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा हैवी हार्ट से मैंने कहा, जो अभी तक मुझे बड़ा अवसर होता है कि कैसे अल्लाह ने मेरी ज़ुबान से निकाली, लेकिन बाकी उसने सामने से गोलियां खाई और बाजू के ऊपर देखें, ये बड़ा डिफरेंट मामला है, ये ख़ास मामला है। तो जब बाजू पे लेफ्ट पे गोलियां लगी अपने ट्रूप्स के साथ, अपने फ़ौजियों के साथ, ये मोहब्बतें हैं। तो सीओ उसके हैं कल आतिफ, वेरी फाइन जेंटलमैन, अभी तक कांटेक्ट, उसकी यूनिट पूरी कांटेक्ट, जो उस वक्त उसके कमांडिंग अफसर थे, ही कॉल्ड हिम बैक कि उमैर आप ज़ख्मी हो गए हो, तो ज़ख्मी जो हो जाते हैं उनको पीछे बुलाते हैं। तो उसके आगे से अल्फाज थे कि जी मैं कैसे जो है ना अपने जवानों को, हफ्ते कहाँ हैं मुझे लीड किया, फ्रंट से लीड किया और नहीं छोड़ा अपने लोगों को। तो कहते हैं कि जी मैं कैसे अपने जो है ना अपने लोगों को, अपने जवानों को, अपने ट्रूप्स को छोड़ के पीछे आ सकता हूँ। कहते हैं जहाँ तक वायरलेस की आवाज़ थी सुनी जा सकती थी, ब्रिगेड कमांडर साहब तक, इवन GOC साहब तक, वहाँ तक जो है ना उनको, उनके सबकी आंखों में आंसू आ गए। किस सिचुएशन के बीच में, ही इज़ नॉट फॉलिंग बैक। और फिर वो GOC जो जनरल खालिद जावेद, बड़ी भला में यकीन करें इस फौज ने, आप लोगों ने बहुत हौसले दिए, मैं सच आपको बता रहा हूँ। तब ये हम लड़ते हैं, हम मरते हैं, हम इस मुल्क के लिए लड़ेंगे, हमारा एक एक अंग लड़ेगा और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे शहीद होंगे हम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ दें। उनके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आखिरी मुलाकात कर्नल साहब ने बताया, आपकी आखिरी बातचीत जो हुई जाने से पहले, जो आखिरी मुलाकात थी, वो याद है आपको? क्या कहा था उन्होंने? आखिर में बड़ा मौजज़ाना इसकी हमारी बातें हुई हैं। इनकी तबीयत एक महीना पहले बड़ी सख्त ख़राब होगी। ये रात को उठ के बैठते थे, कहते थे मेरे दिल से ना शोले निकल रहे हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। तो इकरा को भी था कि जब जी बेटी को भी इस तरीके से था, जब ये शवाल जा रहा था तो ये भी बड़े परेशान थे, इकरा भी बड़ी परेशान थी। कहता था मेरे दिल को कुछ होता है, वो अपना दिल इस तरह करती थी कि इससे पहले नहीं हुआ मामा, अभी ये शवाल जा रहा है, पता नहीं मुझे क्यों मेरा दिल है, और साथ रोना शुरू हो जाती थी जी। और फिर उसने पहले शहादत से पहले, अच्छा ये अभी बात इसकी कैसे हो रही है आप देखें कि हम राबिसन ये अपनी छोटी बहन के घर गए, वहाँ पे इन्होंने फ़ोन ऑफ किया हुआ था। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो ज़रा थोड़ा चेंज हो जाए। तो हम लोग वापसी पे, चूँकि भतीजी की शादी थी 1 महीना बाद, तो हम उसकी ना तैयारी के लिए राबी सेंटर में गए। बेसमेंट में वहाँ सिग्नल नहीं थे, मैं बेसमेंट से ऊपर आई। अब मुझे हालांकि वो भतीजियाँ नहीं छोड़ती हैं, कहती हैं कि चाची के टांग में दर्द होता है जी, कहते हैं हम लोग खुद ऊपर जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ गाड़ी में कुछ काम है। अब ये अल्लाह पाक मुझे वहाँ से बेसमेंट से ऊपर लेके आई हैं। ऊपर आई हूँ तो देखा तो मेरा फ़ोन बजा, तो मैं कहती हूँ ये तो वज़ीरिस्तान का कोड है। एकदम से मैंने अटेंड किया। उमैर से बात हुई, मामा क्या हाल है, ठीक है, हाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बस यार बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो फुप्पू की तरफ गए हैं। ये कितनी देर पहले की, कितने दिन पहले की? ये तकरीबन मेरे ख्याल में हफ्ता पहले, हाँ लास्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम सबसे बात हुई है, कि अल्लाह पाक ने हमारे दिल में कोई हसरत नहीं रखी कि अल्लाह ने हमारे से उसकी बात कैसे करवाई। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अच्छा अक्सर 2 मिनट बात करता था ना, कि इतना टाइम नहीं होता था जी, तो फिर ख़त्म हो जाती थी। उस दिन ना मुझे कहते हैं कि अच्छा मामा ठीक है, मैं बाबा के मतलब कुछ बताया और अपना क्या हम आपकी तरह लास्ट थोड़ी शॉपिंग थी फातिमा की कर रहे थे। अच्छा मामा ठीक है, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बात करो। मामा हम वाना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बस कुछ कहा। अब वो बता नहीं रहा कि हम ऑपरेशन पे, टेलीफोन पे नहीं बता सकता, बस बाकी भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अब मेरे जहन से बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म होगी कि ये ऑपरेशन पे जा रहे हैं। फ़ोन बंद हुआ, मुझे हुआ कि नहीं ये ऑपरेशन पे जा रहा है। हमेशा फ़ोन जब बंद होते हैं मैं उसको ढेरों दुआएं देती हूँ, ढेरों दुआएं। तब मेरे ज़बान से कोई दुआ नहीं निकली। जैसे ही टेलीफोन बंद होगा मैंने कहा ये तो ऑपरेशन पे जा रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन कह रहा था है। मैं फ़ोन दीवानों की तरह मिला रही हूँ,
इसका फ़ोन मुझे नहीं मिल रहा, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, बार बार ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको दुआ नहीं दी है, मैं इसको दुआ दूँ, लेकिन मेरे से बात का 7-8 मिनट हमारी बात हुई, लेकिन मेरे मुख से दुआ नहीं निकली इसके लिए। फ़ोन बंद हो गया। अब जाहिद वहाँ पे थे, उसी वक्त कहते हैं अच्छा मैं बाबा से बात करता हूँ। ये कहते हैं कि बस एकदम से मैंने मोबाइल वैसे ही निकाला, बंद था, मैंने ऑन किया, देखा ऑन करते ही कहते हैं बेल बजी, उमैर का फ़ोन। कहते हैं कि उमैर से मेरी बात हुई, बेटा कहीं बाहर निकला हुआ था, इधर जनरल रहील शरीफ के साथ इधर पिंडी में उस वक्त था, उनकी स्टूडेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर था, बाहर के निकला हुआ था। जैसे ही ऑफिस में आया, कहते मैंने मामा जैसे ही दरवाज़ा खोला फ़ोन बज रहा था, मैंने एकदम से फ़ोन अटेंड किया, ये तो बड़ी से उमैर से बात होगी, उनकी अपनी सरकारी बातें होगी। इकरा नीचे अपने दादा ससुर के पास बैठी हुई थी, एकदम से कहती है कि बातें करते करते मुझे मेरा मोबाइल कमरे था, मैं बोल में कहते पीछे से उन्होंने, वो खुद भी ब्रिगेडियर मुमताज़ सारे ज़रूरत थे, अभी उनके डेथ हो गई है, तो कहते हैं जी कि किधर जा रही हो, कहते अब्बा बस मैं अभी आती हूँ, कहते मामा दरवाज़ा खोला, मेरा मोबाइल बज रहा था, कहते मैं मोबाइल अटेंड किया, देखा तो उमैर की कॉल। सबसे बात की या सबसे अपनी कज़न से भी बात की व्हाट्सएप पे, फिर मुझे मेरी भतीजा कहती हैं 2-3 दिन की बात कि व्हाट्सएप पे उमैर से बात हो रही है। मैंने कहा उसको ये दुआ भी भेजो, उसको ये दुआ भी भेजो, उसको ये भी दुआ भी भेजो। मैंने कहा भेजिए अफशी, कहती है हाँ भेज दिए बिना आंटी। मैंने कहा उसको ये भी करो। तब मैं व्हाट्सएप और ये फेसबुक वगैरह मुझे पता नहीं था, ना मैं इस्तेमाल करती थी, बस कॉल करती थी सिंपल। तो इस तरीके से हमारे से उसकी लास्ट बात हुई। और उसके बाद जब ये खबर आई, ये सवाल करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या तरीक़ाकार होता है कर्नल साहब, एक बाप को किस तरह से बताया जाता है बेटे की शहादत का, पता चला आपको तो क्या फीलिंग? ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात सिर्फ ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा कि मैं बल्कि सारे शुहदा का भी, वालिदैन का भी यही चीज़ होगी कि हमारी ये जो कुर्बानियाँ, ये खून की कुर्बानी बड़ी मुश्किल कुर्बानी है, ये इतनी आसान मामला नहीं, ये दिलों के मामले हैं, अल्लाह जानता होता है, पहली चीज़। दूसरा, वो कहते हैं ना हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसने हक अदा किया। बस उसके ऊपर ना हमें कौम से कोई वो है एहसान फेवर वाली बात, और ना मुल्क से है, क्योंकि मुल्क हमारा है और हम इसके लिए हैं, ये है तो हम में। तो आपने क्वेश्चन जो साथ कि जी हमें कैसे पता चला, हम इनफैक्ट जफ्टाबाद में थे तो छोटे बेटे को ही वॉज इन्फॉर्म, उसको अपने यूनिट के वाले ने बता दिया, तो फिर हमने इधर कोई काम था तो वापस, फिर खैर इसने कहा नहीं वापस जाना है, मैंने कोई काम है, तो हम वापस आ रहे थे। तो रास्ते में हरीपुर में जब पहुँचे तो इनका कज़न है, तो उसने फिर, चूँकि बाकी अफसर मेरे साथ टच थे सारे, सबको पता चल गया था, लेकिन वो दे नेवर मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाह रहे थे। मेरे कोर्समेट्स थे, उन्होंने मुझे बताया, बात की वैसे ही कैसे हालात ये वो, पीपल वर नोइंग इट, लेकिन चूँकि हम सफ़र में थे हमें पता नहीं था। तो उस वक्त इसके कज़न था, उसने इसको कहा कि जी मैं उमैर की आपको मुबारक दूँ या अफसोस करूँ। तब ये जो है ना इसको हुआ कि आप उमैर की बात कर रहे हो, वो शहीद हो गया है। उसके बाद मैं ज़रा गाड़ी हमने रोकी थी तो मैं नीचे, तो इसने भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, ये उसका करम होता है। हाँ, आगे से उसको समझ आ गई कि इनको पता नहीं है। अब हमें ये था कि बेटे ने बताया था कि वो ये जख्मी है, हाँ, जख्मी है, और वहाँ पे उसको 2 गोलियां लगी हैं, पाँव में लगी हैं, टांग में लगी हैं अच्छा, गोलियां। अब मुझे ये कह रहे हैं कि दुआ करो, मैं रास्ते में उसके लिए दुआ कर रही हूँ जी, मैं उसके लिए दुआ कर रही हूँ, मुझसे दुआ नहीं हो रही है। जैसे अब मैं कह रही हूँ ना कि ये कि अल्लाह पाक उसका ऑपरेशन कामयाब करे। अब मेरे जहन में ये था या अल्लाह ये कहीं अपाइज होके मेरे सामने ना आए। मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता था अपाइज से डर लगता था। मैंने कहा या अल्लाह मेरा बेटे में से कोई अपाइज मेरे सामने ना आए। अल्लाह पाक, यानी कि शहादत कबूल थी, ठीक है, लेकिन वो कि जिस्म का कोई हिस्सा ज़ाया हो जाए इसमें मैं वो नहीं देख सकती थी, और मुझे वो डर था। और मैं उसके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक वो कोई ऐसी मैं ख़बर ना सुनूं कि उसकी कोई टांग कट गई है, उसका कोई बाजू कट गया है, और या कोई इसका कोई हिस्सा नहीं है इस तरीके से। बस लेकिन मैं उसके लिए जो ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी, जैसे से वो मुझसे हो नहीं रही थी, और उसकी सेहत की दुआएं मांग रही थी, मुझसे नहीं हो रही थी, जैसे ज़बान से कह रही थी। बैक ऑफ द माइंड कहीं आपको ये था एहसास? जी जी। तो फिर इस तरीके से पता चला, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा इनको। फिर ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे जब फारूक है, मैंने कहा मुबारक हो बेटा आपके शहीद हुए हो गए, तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
اور پھر جب ہم آئے تو بیریا میں وہاں سے لے کے یہاں گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں اور ہم نے کہا ہمارے بیٹے کی بارات آئی ہوئی ہے. اور یہ حوصلہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. یہ اس طرح کی ایسی بات کرنا میں سن کے حیران ہو رہی ہوں کہ ایک ماں مبارک دے رہی ہے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا کرنل صاحب, آپ کو ماشاءاللہ دوسرے بیٹے جو ہیں میجر امیس, جنت کا تحفہ آپ نے مطلب مجھے بتایا, تو ماشاءاللہ وہ بھی فوج میں ہیں, میجر ہیں, اور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اب وہ بھی کسی بہت امپورٹنٹ مشن پہ جو ہے جا رہے ہیں. تو کبھی اس کے بعد, شہادت کے بعد, کبھی کوئی وسوسہ, کوئی خوف, کوئی ایسی فیلنگ نہیں آئی ہے؟ آپ سے بھی میں پوچھوں گی اور بحیثیت ماں کے آپ سے بھی پوچھوں گی, کیونکہ ایک بیٹے کو کھونے کے بعد. جی 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 نہ یہ بالکل, مطلب دیکھیں نا, دل تو ہمارے اندر ہے نا. مجھے کورس میٹ کری تھی, انہوں نے بات کی تو کہتے ہیں آپ کا سٹیل ہارٹ ہے. میں نے کہا نو, بچوں کے لیے سٹیل ہارٹ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی ذات ہے جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے معاملہ, اور جب معاملہ اس طرح ہو جو خاص, جو شہادت والا ہو, سبحان اللہ, پہلی چیز. دوسرا, جہاں تک چھوٹے بیٹے کا تعلق ہے, ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان. ابھی جب اس کی پوسٹنگ اسی پراپر جگہ پہ ہوئی جہاں پہ میرے شہید عمیر عبداللہ عباسی نے امبریس شہادت کی, سیم پلیس, وہ جہاں پہ فورٹ بھی اس کے نام کا عمیر عبداللہ عباسی کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو اسی جگہ پہ آلموسٹ اس کی پوسٹنگ ہوئی. تو میری ایک بہن ہے, بڑی درویش ٹائپ بھی ہے, تو اس نے مجھے بتایا, بلکہ روتی رہی کہ جی مجھے کہتی رہی, اس کو کہتی رہی کہ بھائی کو بتائیں, کوئی اپروچ کریں, کوئی بات کریں کہیں سے کہ جی کسی طریقے سے جو ہے اس کی پوسٹنگ پہنچائے. لیکن نہیں, نہ تو یہ بیٹا اس چیز میں مانتا ہے, نہ میں مانتا ہوں, نہ اس کی ماں مانتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سلام ہے اس جذبے کو, سلام ہے اس. اور میں آپ کو ایک بتاؤں, یہ جذبے جو اللہ پاک نے ڈالے ہیں نا, اللہ نے ڈالے ہیں, ہماری اوقات کوئی نہیں. میں کہوں کہ جی نہیں, اس کے کرم ہوتے ہیں کہ میرے پاس آپ جیسی بڑی اچھی بیٹیاں, بہنیں, اس طریقے سے. جب 6 سپتمبر میں بھی یہاں پہ, تو اپنی 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا, دیکھیں جذبے ہمارے میں ہیں, ہماری قوم میں. ہم ویسے ہی ڈیمورال ہمیں کرتے ہیں, نوٹ ایٹ آل, اللہ کا شکر ہے, ہم صلاحیتوں والی قوم ہے ہماری, بہادر قوم کے لوگ ہیں ہم, یہ بات نہیں ہے. بالکل ایسی ہے ہماری فوج, ہمارے سویلین, دیکھیں سویلین فوج کہاں سے آتی ہے؟ آپ سے ہی آتی ہے نا. آپ کا بھائی ہے, فادر ہیں, دوسرے ہیں, فوج کوئی باہر سے تو امپورٹ تو نہیں ہوئی نا, پہلی چیز. تو وہ آپ جیسے جو ہے نا بیٹیاں بہنیں, تو بعض اس کا جو تھیں بہنیں, تو انہوں نے 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ایک چانس نہیں ہے, بہت سارے چانس ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا مجھے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں میرے بیٹے کے, کہ یہ بھی کیپٹن عمر عبداللہ سے شہید بن جائے. جہاں پہ یہ مائیں ہوں گی نا, تو معاملے پھر ڈیفرنٹ ہوں گے. تو شکر الحمدللہ, اس اللہ پاک کا احسان, ہم تیار, ہر لمحہ تیار. اور ہمارے پیارے شہید جو ہو رہے ہیں, خوبصورت ماؤں کے بیٹے, تو وہ اللہ جذبے اللہ دیتا ہے, اور وی آر سیٹسفائیڈ ایبسلیوٹلی فار دس کنٹری, فار دس نیشن. دل نہیں چاہ رہا میرا بالکل بھی, اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم کیپٹن عمیر شہید کی بات کرتے رہیں اور اپنے شہداء کی بات کرتے رہیں, لیکن چونکہ ظاہر ہے وقت کم ہے. میں آخری سوال آپ سے, اور اسی پہ میں اپنے اس پروگرام کو, اس سیگمنٹ کو ختم کروں گی. میں یہ چاہوں گی کہ ایک شہید کے ماں باپ اس وطن کے, اس قوم کے بچوں سے, اس قوم کے نوجوانوں سے, اور اس قوم کے حکمرانوں سے, اس قوم کے لیڈرز سے کیا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے, جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان, اپنے بیٹے کو قربان کیا اس وطن کے لیے؟ مولانا, مجھے یاد ہے کہ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائی شعلوں کا ڈر نہیں, مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ کہیں چمن کو جلا نہ دے. باہر کے دہشت گرد ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, ہم باہر کے دشمنوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹٹلی بٹلی کوئی پرسنٹیج ہے, باقی ہماری قوم بہادر بالکل کھڑے ہیں سامنے, ایسی بات نہیں ہے. سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. یہ کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں ہمارے کلیئر ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے جن کو خون کے معاملے عطا کیے ہیں نا, اور اس کے وہ جو سمجھ ہے نا, تو ہمیں سمجھ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. شہید جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ انسانیت کے لیے شہید ہوا ہے. اس شہید نے مجھے کئی دفعہ جو پشاور میں اے پی ایس کے بچوں کا ذکر کیا, اس نے ماؤں بیٹیوں بہنوں کا ذکر کیا, اس نے مساجد کے بھی جو معاملے ہوئے وہ ذکر کیا. تو میننگ وائے کہ جی یہ شہادت ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے یہ معاملے ہیں, اس کے پیچھے کار فرما سب چیزیں یہ ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو پہلی چیز میں جو فیل کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اپنا ملک, یہ ملک ہے تو ہم میں, اس کے ساتھ ہماری عزت ہے, اس کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, اور ہم ان سے شہداء کے والدین ان اسپیشل محبت ان سے کرتے ہیں جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں.
कोई पार्टी कोई मामला, सारी पार्टियां भी अपनी हैं, हमारे मुल्क की हैं, सब लोग हमारे हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये इतना है कि जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं, जो फलाह के काम में इंसान के काम आते हैं हम उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। हम दुआ भी करते हैं मुल्क की लीडरशिप के लिए, इस कौम के बच्चों के लिए, क्योंकि ये शाहीन है, इन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है। और सच और लास्ट जो आपने बात पूछी है कि बच्चों को, अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि बच्चे किस लाइन में जा रहे हैं, लेकिन अगर ओबीडियंट अपने वालिदैन के होंगे तो मामले उनके लिए आसान हो जाएंगे। जी, जब 14 अगस्त होती है या 6 सितंबर होता है या जो भी हमारा इवेंट होता है जिस तरीके से ईद वगैरह का होता है, तो मैं वो कह रही हूँ कि 14 अगस्त में हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने अपने शहजादों जैसे बच्चे कुर्बान किए हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ, आप यकीन करें कि जब मैं जवान बच्चों को, खूबसूरत बच्चों को व्हीलिंग करते हुए मोटरसाइकिल पे देखती हूँ, ठीक है, और कुछ होते हैं जो अब एक ग्रुप बने होते हैं, गिटार बजा के वो गाने गा रहे होते हैं। जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ, मैं फिर उन बच्चों को देखती हूँ, फिर मुझे मैं अपना बच्चा याद आते हैं। मैं कहती हूँ मैं फिर कुर्बान जाऊँ अपने बच्चे के उस कदमों पर जो शहादत अपनी खुशी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ शहादत के मुकाम तक खुशी के साथ अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर पहुंचा। हमारे बच्चों ने क्या किया, हम माए, हम बाप, हम लोग वालिदैन बहन भाई किस करब से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है उसकी शहादत पर। लेकिन जब अपने मुल्क के जवानों को इस तरीके से देखती हूँ, आप यकीन करेंगे उनके वालिदैन के लिए बहुत दुआ करती हूँ, उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, ये हमारे जवान किस तरफ जा रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में बहुत जज्बे हैं, हमारे जवानों में जज्बे हैं, बहुत जज्बे हैं। जब ऐसा वक्त आते हैं तो वो सीसा पलाई दीवार की तरह सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा इतना सोच लें कि ये व्हीलिंग करते हुए, ये गाड़ी की रेसिंग करते हुए, खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा किसी की डेथ होती है, शहादत तो बहुत बुलंद मकाम है। मुझे जब कोई शहीद कहते हैं ना आप अजीम माँ हैं, मैंने कहा नहीं, मैं अजीम माँ नहीं, मैं बहुत आम सी माँ हूँ। मुझे वो बेटा मेरा अजीम था जो अजीम बना गया। तो बस ये कहती हूँ कि अपने माँ का ख्याल करें, अपने बाप का ख्याल करें कि खुदा के लिए ये व्हीलिंग, आप तो अपनी जान से चले जाते हो। शहादत तो बहुत बड़ा मुकाम है, दिलों को भी अल्लाह पाक थाम लेता है, फ़ख्र भी महसूस होता है, और फिर ये हमारी आखिरत का संवारने का भी सबब बनते हैं। लेकिन ये जो इस तरीके से चले जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत मैसेज शहीद उमैर की वालिदा ने दिया। एक इसी नोट पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ये तो थी एक शहीद की दास्तान जो आपने सुनी, और इस पर हम जितना फ़ख्र करें उतना कम है। लेकिन अगर इस मौके पर हम उन लोगों को याद ना करें जिन्होंने ये तारीख़ बनते हुए देखी और ख़ुद इस तारीख़ का हिस्सा रहे, तो मेरे ख़्याल में बड़ी ज़्यादती होगी। और इसीलिए हमने सोचा कि आज क्यों ना आपकी मुलाकात जो है जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब से कराएं और उनसे उनकी कुछ यादें जो हैं वो शेयर करें। तो इस वक्त हमारे साथ, और एक तो ये कि वो ज़ाहिर सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं और POF के चेयरमैन भी रह चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। बहुत शुक्रिया तलत साहब आपके वक्त के लिए। तलत साहब, 1965 की जो जंग थी और ख़ासतौर पर 6 सितंबर का दिन, मैं चाहूँगी कि कुछ यादें शेयर करें इस दिन के हवाले से। देखिए, कई चीज़ें याद आती हैं। एक तो ये कि जैसा जज्बा मैंने 6 सितंबर में वाकई में देखा है, मैंने पाकिस्तान में कभी इस किस्म का जज्बा सिवाय इसके कि जब पाकिस्तान बना था उसके अलावा मैंने नहीं देखा।
हर शख्स, चाहे वो केपी में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, उसका जो जज्बा था, और ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जो कि इंडिया के फेस कर रहे थे, जैसे जहाँ मैं उस वक्त पोस्टेड था, जैसे आपको इल्म हो शायद कि मैं 6 आर्मर्ड डिव के साथ था, और 6 आर्मर्ड डिव जो थी वो चविंदा सेक्टर में थी। तो वहाँ मैंने देखा कि किस तरीक़े से लोगों का जज्बा था, किस तरीक़े से उनकी काविश थी कि वो फ़ौजियों की मदद कर सकें किसी तरीक़े से और उनकी हौसला अफजाई करें। तो ये सिर्फ़ हौसला जो था वो सिर्फ़ फ़ौजी तबके पर मबनी नहीं था, ये तो पूरी कौम एक तरीक़े से इस कदर मुत्तहद थी, और ऐसा जज्बा था मैंने कभी नहीं देखा। तो ये एक तो ये चीज़ थी। फिर ये था कि इंडिया ने बड़ा जारहाना एक कार्रवाई की है, उसका मुकाबला किया जाएगा। और आपने देखा कि बड़ी कुर्बानियाँ हमारी फ़ौज ने, हमारे सिविलियंस ने, ख़ास तौर से उन इलाक़ों में जो कि बॉर्डर के ऊपर थे, उन्होंने दी हैं। और इसमें और कई ऐसे सबक हमने सीखे हैं जिसका आप चाहेंगे तो मैं ज़िक्र भी कर सकता हूँ। जी जनरल साहब, 1965 और 2020 के दरमियान पाकिस्तान ने एक बहुत तवील सफ़र तय किया है, बहुत उतार चढ़ाव इसमें आए हैं, तो आप कैसे मवाजना करेंगे 1965 का 2020 से? कि उसमें कई सबक हमने सीखे हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन चीज़ों का जिक्र करूँगा जो मेरे ख़्याल में बहुत अहम है। एक तो ये थी कि हमारी जो क़ुव्वत थी या हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो असल में हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे, जो जवान ऑफिसर्स हमारे थे और जो जवान थे, उनका जज्बा था और उनकी सलाहियत थी, उनकी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से एक लिहाज से पाकिस्तान का दिफा बड़ा मजबूत रहा और बड़ी मुश्किलात के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया। हमारी जो आला क़यादत थी उसमें बहुत कमज़ोरियाँ थीं, और ये कमज़ोरियाँ जो हैं वो बिल्कुल उभर के आईं, और इसलिए मेरे ख़्याल में बाद में हमने उसका असलाह करने की कोशिश भी की है। लेकिन ये चीज़ बड़ी नुमायाँ थी 6 सितंबर में। इसके अलावा हमें ये देखना है कि हम किस तरीक़े से क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करें जिसकी वजह से ये ना हो कि इंडिया हमें सरप्राइज़ दे। जैसे आपने देखा कि 6 सितंबर में जिस किस्म की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और हमने समझा कि कश्मीर में हम उनकी मदद करें अपने जिहादी फोर्सेस की, और इसके साथ ये तवक्को करें कि इंडिया जो है वो इसका रद्द-ए-अमल नहीं होगा। और आपने देखा कि जब इंडिया की फ़ोर्सेस आ गई, लाहौर तक पहुंचने वाली थी, जब हमें पता लगा कि इंडिया ने हमला किया है, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी कमज़ोरी थी, और ये कमज़ोरी अब दूर की गई है, इसलिए कि पाकिस्तान बड़ा चौकन्ना है। पाकिस्तान की इस वक्त अस्करी क़यादत जो है ये तमाम चीज़ों को, इंडिया की जारहाना पॉलिसी, इंडिया का लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जिस किस्म का उनका मुसलसल आपने देखा फायरिंग उस पर इंतशार रहता है, वो उसका मुकाबला कर रहे हैं और हर तरीक़े से मुकाबला कर रहे हैं। ये तो आपने थोड़ी सी वजाहत की ना कि हमने क्या सीखा इतने अरसे में, लेकिन एक बड़ा तवील सफ़र है 1965 से लेकर 2020 तक। तो अगर हम मवाजना करना चाहें तो जनरल साहब कैसे करेंगे? देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज अब बेइंतहा मेरे ख़्याल में तरक्की कर गई है। एक तो ये है कि उसको ऐसा तजुर्बा मिला है जो शायद मुश्किल में दुनिया में कोई ऐसी फ़ौज को तजुर्बा मिल सकता है। आपने देखा कि 9/11 के बाद अफ़गान जिहाद में, उसके बाद इंडिया के साथ मुसलसल जो जिस किस्म की जंग, चाहे वो पूरी जंग ना भी हो तो एक किस्म का जारहाना जो रवैया इंडिया का है, और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कश्मीर में या अफ़गानिस्तान के हालात हैं, जिस तरीक़े से पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया है और दिफा किया है, और हमारे सिविलियंस ने जो वहाँ मुक़ीम हैं उन्होंने किया है, उससे हमें बड़ा तजुर्बा मिला है। और इसके अलावा मेरे ख़्याल में जो इस तरीक़े से टेक्नोलॉजी में भी हमने पेशरफ्त की है, और न्यूक्लियर हमारी जो सलाहियत है वो भी एक बहुत बड़ा अंसर है पाकिस्तान की दिफा में।
تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب پاکستان کی دفاع بے انتہا مضبوط ہے. پاکستان نے اپنے ماضی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب اس وقت ہماری قیادت جو ہے وہ بہت بہتر ہے، اور اب یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو اور بہتر سے بہتر کیا جائے. بہت شکریہ طلعت مسعود صاحب، جنرل صاحب، آپ کے وقت کے لیے. اور آپ نے جو بڑی امپورٹنٹ بات امتیاز صاحب انہوں نے کی کہ ایک تو یہ کہ ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی اس دوران، لیکن ہم نے سیکھا کیا، اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لاسٹ کامنٹ چاہوں گی پھر ہم بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی جو ماضی کے تجربات ہیں، غلطیاں، ان سے ضرور سیکھنا چاہیے. مزید امپروو کیا جا سکتا ہے، ابھی گنجائش بہت ہے، اور یہی پاکستان کے عوام کے، مسلح افواج کے مفاد میں ہے. اس کے ساتھ ہی مشرف بخاری کو، امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.